हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे कोर्सेज को जरूर से परचेज कर लें। अभी हमारे कोर्सेज पे हम लोग न्यू ईयर ऑफर में जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। एक आज हम आ चुके हैं एक नई यूनिट के साथ, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस नाम से एक यूनिट है अपने सीयूटी पीजी के सिलेबस में। मैनेजमेंट क्लास 11 12th यूजी और अभी पीजी के एंट्रेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक जितना ही आसान है उतना ही हमारे सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट पे। तो अभी सबसे पहले आप पूछोगे सर ये मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि हम या इन जनरल पब्लिक सभी कहती है कि हर एक चीज मैनेज होनी चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर होनी चाहिए। तो आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है। क्या सर इसकी जरूरत सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्या सिर्फ स्कूल में होती है, क्या सिर्फ हॉस्पिटल में होती है, या हमारे घर में भी होती है, या बाकी सारी जगहों पे भी होती है। तो मेरे दोस्तों, इस मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, इसकी जरूरत हर जगह होती है। और अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू, इस मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है, जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को हम अचीव करते हैं सबसे इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। So management refers to process of planning, organizing, leading and controlling resources within an organization to achieve specific goals। अब आप लोगों ने यहां पे देखा कि हमने बात करा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम लोग कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग, हम लोग कुछ प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग करते हैं, लीड करते हैं भाई, जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाते हैं और कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो गोल हम लोग अचीव करना चाहते थे उसको क्या हमने कर पाए, जो हमने एक सेट स्टैंडर्ड करा हुआ था क्या प्रेजेंट में हमारी कंडीशन पहुंच पाई, उसको हमने अचीव कर पाई या नहीं। किन चीजों को हम करते हैं, किन चीज का प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक गोल है, जो हमने सेट करके रखा हुआ, उसको हम अचीव कर ले सबसे इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। तो यहां से कुछ कुछ आपके पास वर्ड्स आ गए कि सर मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कंट्रोल करते हैं हम रिसोर्सेज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, जिसमें ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। और अपनी जो गोल को हम लोग बेस्ट, इफिशिएंट और इफेक्टिव में अचीव करना चाहते थे। अब मेरे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इफेक्टिव और इफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड में स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे होंगे टी वर्ड जुड़ा हुआ है, इफेक्टिव। तो टाइम, अब टी से आप क्या भी समझ सकते हो, टी फॉर टाइम। अब इसका कोड वर्ड एक याद रख सकते हो, टी फॉर टाइम। तो जब हम लोग, जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम सेट है, जो एक स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट करके रखा हुआ है, अगर हम अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हम लोग विद इन टाइम क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अगर कर पा रहे हैं तो उसको इफेक्टिव बोलेंगे। तो यहां पे भी हम लोग अपने जो हमारा गोल है उसको हम लोग विद इन टाइम अचीव करना चाहते हैं। और इफिशिएंट, इफिशिएंट में आप ये सी वर्ड याद रखोगे। तो यहां पे सी वर्ड फॉर मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम रिसोर्सेज। जो हम लोग काम अचीव करना चाह रहे थे, जो अपना काम पूरा करना चाह रहे थे, उसको हम लोगों ने क्या मिनिमम कॉस्ट में किया, क्या हमने अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया क्या। अगर किया तो उसको ही इफिशिएंट बोलेंगे। तो हम लोग, आप ओवरऑल मैनेजमेंट का एक अब आपको आइडिया लगा होगा कि हम लोग मैनेजमेंट में करते क्या है। हम लोग अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और जो हम लोग गोल अचीव करना चाहते थे उस गोल को अचीव करते हैं सबसे इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में।
ठीक बात है। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल रिसोर्सेज टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ पीपल और रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। एक ये आर्ट होता है और एक साइंस भी होता है। कैसे होता है अभी इसके नेचर में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पीपल की एक्टिविटीज को और रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिसोर्स एलोकेशन टू इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली एंड अचीव्स इस डिजायर आउटकम। यहां पे हम लोग देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। हमारे पास बहुत सारे एक काम करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब हम लोग क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उस एक्सटर्नल या फिर इंटरनल प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे ये भी हमको मैनेजमेंट के अंदर बताया जाता है। रिसोर्स एलोकेशन, अब हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमको एलोकेशन कितना करना है, ह्यूमन रिसोर्स पे कितना खर्च करना है, मशीनरी पे कितना करना है, लॉजिस्टिक पे कितना खर्च करना है, और इन सारी चीजों पे किस तरीके से हम लोग बेस्ट एलोकेशन करें कि हमको बेस्ट वहां से रिजल्ट मिल पाए। इन सारी चीजों को मैनेजमेंट के अंदर हम लोग करते हैं। और किस लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा बिजनेस है वो सबसे स्मूथ तरीके से, सबसे इजी तरीके से फंक्शन कर पाए और हम लोग अपना डिजायर आउटकम अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट, अब हमारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट का आइडिया बहुत अच्छे से लग गया होगा। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को क्या बोला, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इन्होंने बोला कि अगर हम लोग मैनेज कर रहे हैं तो ये फंक्शंस हैं हम लोग कर रहे हैं। इसमें फोरकास्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी इन्वायरमेंट क्या होने वाली है, एंड प्लान। और जब हम लोग फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर इन्वायरमेंट के बारे में तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसका बेस्ट हम लोग गेन कर पाए, वहां से बेस्ट आउटकम हम लोग गेन कर पाए, उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। प्लान करना मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, हम लोग आगे हमारे क्या स्टेप्स होंगे, हम लोग कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे ये पहले ही प्लान करते हैं। टू ऑर्गेनाइज, अब भाई हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो हमको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। टू कमांड, अब हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको कमांड भी तो करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से काम करो तो आपको ये जो डिजायर्ड आउटकम है वो आप वो अचीव कर लोगे। टू कोऑर्डिनेट, अभी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, आपने ही देखा कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उन सबका कोऑर्डिनेट करना कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में काम करें जिससे हमारा जो आउटकम है वो हम लोग डिजायर्ड वे में अचीव कर ले। टू कंट्रोल, अब लास्ट हम लोग ये भी देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे हेनरी फ्योल ने बताया कि हम लोग कंट्रोल भी करते हैं कि जो हमारा सेट स्टैंडर्ड था जिसको हम अचीव करना चाहते थे। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 100 करोड़ रुपए अगर हम अर्न करना चाहते थे और हमने सिर्फ 80 करोड़ रुपए अर्न करा, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ये देखेंगे कि हमारा ये जो गैप रह गया, जो हम अचीव नहीं कर पाए, उसके रीजंस क्या थे, किस वजह से अचीव नहीं कर पाए और इसको कैसे अभी हम लोग बेटर तरीके से काम कर सकते हैं कि जो हमारा गैप है हम उसको फुलफिल कर पाए। तो हेनरी फ्यूल का भी बहुत अच्छा ये डेफिनेशन है जो बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। अब देखो हराल्ड कोट्स, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इन्होंने ये बोला कि एक ये आर्ट है, जो मैनेजमेंट है ये एक आर्ट है दूसरों से काम कराने का, दूसरों से ना, मतलब खुद का नहीं, खुद को मैनेज करना इन्होंने नहीं बोला ऐसा कि खुद को मैनेज करना और मैनेजमेंट में नहीं आएगा, दूसरों से। एक जो हमारा पहले से प्री डिसाइडेड प्लान है या प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं।
जेम्स एफ ने क्या बोला? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ यूजिंग ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन्होंने भी सेम बात बोली कि मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर ले। इन्होंने भी तो एग्जैक्टली आपको डेफिनेशंस कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किन्होंने दिया था। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप देखते हुए चलोगे, दिमाग में आप रखोगे। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आप यहां पे देखोगे ना, तो ये लक्ष्य जो एक होता है, जो यहाँ पे गोल होता है, उसके लिए ही मैनेजमेंट वर्क करता है। ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट हम क्या कर दिया, हमारे पास कोई गोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है और हम एवी वर्क करे जा रहे हैं, एवी काम करे जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट अगर कहीं भी होगा तो गोल ओरिएंटेड होगा, उसका एक फाइनल आउटकम होगा जो वो अचीव करना चाहता होगा। मैनेजमेंट इज ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स। मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कि जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल बना है उसको हम अचीव कर लें। एवरी मैनेजमेंट एक्टिविटी इज गियर्ड टुवर्ड्स फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है उसको अचीव करने के लिए सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस करे जाते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट इसका फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये हमेशा चलता रहता है। अगर हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव था, एक काम था, वो फुलफिल हुआ तो एक, चूंकि बिजनेस हमेशा रन करता रहेगा, ये कंटिन्यू वर्किंग प्रोसेस है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक फंक्शन कंप्लीट होता है तो दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, दूसरा कंप्लीट होता है तो तीसरा स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहता है। निरंतर प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स consistent planning, organizing, directing and controlling and is not a one time event। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बार हमने क्या करा, मैनेजमेंट कर लिया, उससे हमारा गोल अचीव हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे घर को मैनेज किया जाता है। कौन मैनेज करता है? होम मेकर करते हैं। और जनरली हमारे घरों में हमारी मम्मी जी, हमारी मदर जो होती हैं वो होम मेकर होती हैं। तो आप बताओ, जो वो मैनेज करती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आज घर में कौन सी सब्जी बनेगी, अगर सब्जी कौन सी बनेगी क्या एक दिन डिसाइड होता है? क्या घर में खाने में क्या बनेगा एक दिन डिसाइड होता है? नहीं, सुबह बना, ठीक बात है, सुबह कंप्लीट हो गया, अब शाम के लिए भी तो यही क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पे भी हमने देखा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ रिलेट करने के लिए आप लोगों को बताया हमने इस बात को। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौम की लागू होने की क्षमता। ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हर जगह इसकी जरूरत है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है चाहे छोटा है, इसकी जरूरत हर जगह है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और लार्ज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड इन ऑल इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही मैनेजमेंट को के प्रिंसिपल जो होते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जरूरत, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जरूरत हर जगह है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और हमारी जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लोग वर्क कौन करता है, काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं, हमारे लोग करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करते हैं किसके इस्तेमाल से? मटेरियल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से। ठीक बात है। The essence of management is integrating human, financial, physical and informational resources to achieve the organization goal। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि हम लोग जितने भी टाइप के रिसोर्सेज हम लोग इनको नाम दे सकते हैं, जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में हम लोग इनको अचीव करना चाहते हैं, इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग बहु विषयक दृष्टिकोण रखते हैं। मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। यहां पे सिर्फ हम लोग एक डिसिप्लिन की बात नहीं करते, हम लोग
बहुत सारी दृष्टिकोण रखते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट सबको सामूहिक कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने देखा कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, चाहे अभी साइंस की क्लास अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, चाहे कॉमर्स टीच कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो जरूर अप्लाई होना चाहिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो जरूर से अप्लाई होने चाहिए। डायनेमिक इन नेचर, अब डायनेमिक नेचर प्राकृतिक रूप से गतिशील, ये जो होता है ना स्टूडेंट, ये हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये बदलता रहता है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वर्क करता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं होता। आज मार्केट में डिमांड ज्यादा है, हो सकती है कल को डिमांड कम हो जाए, तो मैनेजमेंट को उस हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक बात है सर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको 12th क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। हर एक फंक्शन से एक यूनिट या एक चैप्टर बनाया गया है, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता भी है, तो उसको सिर्फ एक रिवीजन करते हुए चलेंगे। यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी हम इसको रिवीजन करें क्योंकि हमारे बच्चे बहुत तेज है। विरासत एकेडमी पे पढ़ने वाले सारे बच्चे बहुत तेज हैं और ये अभी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर अचीव करने जा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य। अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पहला है प्लानिंग। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पहला जो फंक्शंस परफॉर्म करती है ये प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग क्या होता है सर? सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। जैसे अगर आज हम पॉइंट ए पे हैं और पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो अपना प्लान है या प्लानिंग जो है, ये प्रोसेस एक ब्रिज जैसा काम करता है। अब ये ब्रिज बनता है, ये प्लानिंग ही हमको बताता है, ये प्लानिंग ही हमको बताएगा कि आप कौन से स्टेप्स, कैसे आप पॉइंट ए से बी तक पहुंच सकते हो। सो the planning function involves setting objectives, developing policies and creating strategies for the organization to achieve its goal। यहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज को बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं कि हम लोग कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। अब प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। जो प्लानिंग होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है, यही फाउंडेशन बनता है कि हम नेक्स्ट जितने भी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। इट हेल्प्स टू एंटिसिपेट चैलेंजेस, allocate resources efficiently and creating a roadmap for future action। यहाँ पे एक फ्यूचर एक्शन के लिए रोड मैप बनाता है, ये पहले से ही चैलेंजेस को प्रिडिक्ट कर देता है और ये बताता है कि अगर ये पर्टिकुलर चैलेंज आया, अगर ये प्रॉब्लम आया, तो उस टाइम पे हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे काम करेंगे। की एक्टिविटीज इसमें करते हैं, आइडेंटिफाई गोल, हम लोग आइडेंटिफाई गोल कर देते हैं, डिटरमाइनिंग एक्शंस, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड एनालाइज रिस्क। तो प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं गोल, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, एक्शंस, अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सारे हमको स्टेप्स लेना पड़ेगा, कैसे एक्शंस लेना पड़ेगा, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, हम लोग फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं, एनालाइजिंग रिस्क, रिस्क को भी करते हैं, तो रिस्क को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग रिस्क को कम से कम कर दें, और फ्यूचर ट्रेंड, जो भी फ्यूचर ट्रेंड आने वाला है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने वाला है, उसका हम लोग कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करके वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारे जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं सारे रिसोर्सेज को इस प्रोसेस में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन अ सिस्टमैटिक वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजिंग आप हमेशा याद रखोगे, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन अ सिस्टमैटिक वे। तो ऑर्गेनाइजिंग जहां से भी आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऑर्गेनाइजिंग बताओ क्या होता है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क। हमारे जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, उसको हम लोग इस प्रोसेस में, इस फंक्शन में ही अरेंज करते हैं,
टास्क, सारे स्टेप्स को हम लोग टास्क में एक बदलते हैं, जो काम होता है उसको टास्क में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम लोग अपने बेस्ट वे में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डिफाइनिंग रोल्स। यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर जो वर्ड आया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हाँ, किस बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली हेरार्कियल, एक हेरार्किकल पोजीशंस की बात करी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वो पोजीशंस क्रिएट होगा। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब हर एक डिपार्टमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज दे देते हैं कि हमको किन किन चीजों पे कितना पैसा खर्च करना है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, और इसमें डिफाइन कर देते हैं रोल्स को कि जो हमने काम डिवाइड करा, जो रोल्स हमने क्रिएट करी, उस रोल्स को कौन परफॉर्म करेगा और कैसे करेगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जब रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं बेस्ट वे में, तो उससे हमारा जो रिसोर्सेज से बेस्ट हमारा आउटकम आ सकता है वो आता है। और जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब टास्क को भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये काम है तो इस काम को कैसे परफॉर्म करना है, और ये काम इतने सारे बने हैं और इन काम का रोल जो है वो ये पर्टिकुलर है, तो उससे हमको आसानी होती है। इसमें की एक्टिविटीज की बात करें, कौन से काम हम करते हैं, तो असाइनिंग टास्क, यहाँ पे हम लोग रोल्स को असाइन करते हैं, यहाँ पे टास्क को असाइन करते हैं। ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जितने भी ग्रुप, जैसे कि हम लोग एक नेचर के जितने भी टास्क होते हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्रुप कर लेते हैं। स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, हम लोग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हैं कि कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन किस बंदे को गाइड करेगा, ये पहले से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को बनाना, कि अब जैसे ये बॉस है, मतलब सीनियर है, और ये अपना सबऑर्डिनेट है, तो एक सुपीरियर है दूसरा सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमने बना दिया कि ये जो बी है वो ए के रिपोर्ट करेगा और जो ए है ये बी को गाइड करेगा। तो ये हम लोग किस प्रोसेस में करते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन अपना कहता है लीडिंग। तो लीडिंग में हम लोग जितने भी सुपीरियर होते हैं, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं, वो लीड करते हैं। लीडिंग इज अबाउट मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स और टीम टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे बेसिकली हम लोग उनको मोटिवेशन की बात करते हैं, उनको डायरेक्ट करने की बात करते हैं, उनको एक दिशा दिखाने की बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक पाथ में, एक डायरेक्शन में काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। Effective leadership ensures that the team is aligned with the organization goal and that employees are motivated to work efficiently. अब ये लीडिंग की इंपॉर्टेंस ये है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो इफेक्टिव लीडरशिप है ये इंश्योर करती है कि जो टीम है वो सेम डायरेक्शन में काम करे और उनका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हो, अब उन सारे इंडिविजुअल्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो, उनका खुद का हो कि भाई मैं महीने में 40,000 कमाने लगूं, 50,000 कमाने लगूं, मेरा बोनस बढ़ जाए। तो सबका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन हो जाए किसके साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, कि जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है अब सब उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चले, जिससे जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों वैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। की एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो हम ना इस फंक्शन में हम लोग पहले से ही एक क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना, स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दिया कि साल में हमको 10,000 रुपए कमाना है। अब 10,000 रुपए अगर कमाना है, फिर सेकंड स्टेप पे हम लोग देखते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं कि एक्चुअल में हमारा कितना कमाई हुई, कितनी प्रॉफिट हुई, तो पता लगा सिर्फ 9,000 रुपए।
अब 9,000 रुपए, फिर यहाँ पे हम लोग इनके डिफरेंस को निकालते हैं अगले स्टेप में, तो 1,000 रुपए का अपना क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब स्टूडेंट्स इस कंट्रोलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि किन कारणों से ये कम आ रहा है, कौन से स्टेप्स को अगर हम लोग सही कर लेंगे, करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, तो ये जो 1,000 रुपए भी हमारा लॉस आ रहा है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा सेट स्टैंडर्ड था 10,000 रुपए की प्रॉफिट वो हम अचीव कर ले जाएंगे। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हम लोग यही चीज करते हैं। Controlling involve monetary performance, comparing actual result with plan goals and taking corrective action when necessary। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्चुअल रिजल्ट को जो एक्चुअल में हमने अचीव करा है उसको प्लान गोल से, जो हमारा शुरू में जो हमने प्लान बनाया हुआ था क्या उससे मैच कर पा रहा है क्या, अगर मैच नहीं कर पा रहे तो हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि उस चीज को कैसे सही किया जाए और हमारा जो टारगेट था, जो हमारा गोल था वो अचीव हो पाए। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द ट्रैक। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सही रास्ते पे चल रहा है, जो उसका फाइनल गोल है उसको वो अचीव कर लेगा। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए, अभी एग्जांपल के लिए बात करें, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। हमने ये डिसाइड करा कि हम लोग साल में 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक बात है। अब स्टूडेंट्स हमने 6 महीने पे एक बार ये कंट्रोलिंग मेजर्स को किया। हमने ये देखा कि क्या 6 महीने में अगर हम लोग साल भर में 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इस हिसाब से 6 महीने में कितना कर लेना चाहिए, 6,000 यूनिट कर लेना चाहिए। तो 6,000 क्या हम लोग कर पाए क्या, तो हमको पता चला नहीं कर पाए। हमने सिर्फ कितना किया, सिर्फ हमने स्टूडेंट्स 4400 सिर्फ हमने अचीव किया। तो मतलब 600 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा ये निगेटिव में आ रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ जो है, नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें हमको 6,000 यूनिट तो प्रोड्यूस करनी है, प्लस हमको ये जो 600 यूनिट हम अचीव नहीं कर पाए हैं इनिशियल 6 मंथ में, अब उसको भी हमको अचीव करनी है। तो 6,000 प्लस 600 मतलब 6,600 अभी अब हमको अगले 6 महीने में अचीव करना है। तो यहां हमने करेक्टिव मेजर्स लिया कि जिससे हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए, उससे हम लोग भटके नहीं। समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए सर। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो क्या सारे फंक्शंस में, सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन है क्या, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं क्या वो सारे उसी फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं क्या, इस चीज को कौन इंश्योर करता है, यही कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो पाए, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग हैं वो लोग क्या करें, वर्क करें टुवर्ड्स द सेम गोल, सारे लोग सेम गोल को अचीव करने के लिए काम करें। अब इसमें इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कोऑर्डिनेशन की, विदाउट द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज माइट बी वेस्टेड। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। एंड एफर्ट्स में नॉट बी अलाइंड, एफर्ट्स अलाइन नहीं हो सकते। पता चला एक लोग किधर वेस्ट में काम कर रहा है तो एक लोग ईस्ट में कर रहा है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए और हम लोग गोल को अचीव कर पाए। अब की एक्टिविटीज, इसमें कौन से काम इन्वॉल्व होते हैं, पहला है इंश्योरिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक हार्मनी होना चाहिए। अब पता चले कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में बनती ही नहीं, दोनों में एकदम दुश्मनी वाला रिश्ता है। अब वो कुछ कह रहा है और ये कुछ कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो क्या दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर। तो रिलेशनशिप जो भी होनी चाहिए वो बड़ी हार्मनी वाली होनी चाहिए। मैनेजिंग इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पता अगर हमको ये लगता है, अगर प्रॉब्लम आती है कि जो
सेल्स डिपार्टमेंट था, इसने एक ऑर्डर लेके आया, ये एक ऑर्डर लेके आता है कि भाई 10,000 यूनिट आपको 1 जनवरी को डिलीवर करना है। ये लाके बता दिया, किसको बता दिया था? इसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि आप जो ये गुड्स है 10,000 का, आप ये 1 तारीख को रेडी रखना, हम आएंगे, हम इसको लेके जाएंगे। हमने इसका क्या ले लिया है? ऑर्डर ले लिया। अब इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या? प्रोड्यूस ही नहीं किया। अब जब प्रोड्यूस नहीं किया तो ये अपने सेल्स डिपार्टमेंट वाले पहुंचे सामान लेने कि भाई ऐसा ऑर्डर डिलीवरी करनी है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा आपने हमको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से बताया ही नहीं था, इस वजह से हमने काम किया ही नहीं। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? एक दूसरे को ये लोग क्या बोलेंगे कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ये 10,000 जो अपनी अपनी ऑर्डर था ये तो छूटेगा ही। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का स्वभाव, ये किस हिसाब से बिहेव करता है। तो ये भी हमने मल्टीपल टाइम अपने क्लासेस में देख रखी हुई है। तो क्लास 12th में ही हमने देखा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि साइंस के कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अपने मैनेजमेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या जो हमारे साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो मैच करते हैं? क्या अगर मैच करते हैं तो कितना करते हैं? अगर अभी नहीं करते तो क्या फ्यूचर में कर सकते हैं क्या? तो इसी चीज को बेसिकली हम लोग यहां देखते हैं। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस की बात करें तो साइंस के कुछ अपने फीचर्स हैं। अगर पहले फीचर्स की बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि भाई साइंस की किताबें अवेलेबल हैं, साइंस की पढ़ाई हो रही, साइंस के कॉलेजेस अवेलेबल है, बीटेक एमटेक, ये सारे साइंस में कह सकते हैं कि साइंस की पढ़ाई है। तो क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, किताबें अवेलेबल हैं, पढ़ाई होता है? बिल्कुल होता है सर, अभी हम मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो साइंस का प्रिंसिपल है, क्या ये मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। नेक्स्ट करता है साइंटिफिक मेथड। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? साइंटिफिक वे में डेवलप करे जाते हैं। हाँ, रूल ऑफ थंब नहीं होता, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करे जाते हैं। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अप्रोच फॉर मैनेजिंग टास्क एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो साइंस में होते हैं, मैनेजमेंट में भी होते हैं। क्या? बिल्कुल होते हैं सर। मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप करे गए हैं, बेस्ट वे में डेवलप करे गए हैं। तो ये भी प्रिंस क्या कुछ हद तक मैच करता है कि हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल भी बेस्ट वे में मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो साइंस होता है वो प्योर साइंटिफिक वे में डेवलप करा जाता है, प्योर साइंटिफिक वे में। लेकिन जो अपने मैनेजमेंट है ये बहुत ही अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज है कि ये प्योर साइंस होता है। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि अगर ए केमिकल और बी केमिकल को मिलाएंगे तो सी केमिकल बनेगा ही बनेगा, हर एक परिस्थिति में बनेगा, अगर ऐसा हमने कोई प्रिंसिपल डेवलप करके रखा होगा कि ए को बी से मिलाने से सी बनता है। लेकिन जो हमारा ये मैनेजरियल प्रिंसिपल है वो क्या हो सकता है, चूंकि ह्यूमन पे ये अप्लाई करा जाता है, ह्यूमन अनप्रिडिक्टेड हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेड हो सकते हैं, अलग यही बोला जाता है ना, सब लोग डिफरेंट हैं, एवरीवन इज सो यूनिक। अगर यूनिकनेस की वजह से ये अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो साइंटिफिक वे में डेवलप तो करे जाते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने से पहले, उनके रिजल्ट्स को देखने से पहले हमको और बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। प्रिडिक्टेबिलिटी, लाइक अदर साइंसेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट आउटकम। सही बात है सर, यहाँ पे भी हम लोग आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं। बाय एनालाइजिंग डेटा एंड यूजिंग स्पेसिफिक टूल्स मैनेजर्स कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन। अब बहुत सारे क्या टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे डेटा का यूज करके हम लोग क्या इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने फ्यूचर क्या
प्रिडिक्शन रहने वाली है, फ्यूचर क्या उनका बिहेव रहना है, उन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये भी है एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। द मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टेड एंड वैलिडेटेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सही बात है, इंपेरिकल वेरिफिकेशन, साइंस के प्रिंसिपल्स को भी हम लोग क्या प्रैक्टिकल वे में टेस्ट कर सकते हैं, वैसे मैनेजमेंट की भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस देखें तो हमको ये पता चलता है, हाँ सर ये कुछ फंक्शंस तो मैच कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान देने की बात है जो ये साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन काइंड पे अप्लाई करे जाते हैं। तो ह्यूमन काइंड का जो दिमाग होता है, जो समझने का तरीका होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जो ये साइंस की बात करें ये प्योर साइंस है, लेकिन अपना ये मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। तो इसको कंप्लीट तरीके से हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस है ये नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट चीजें ये मिल रही हैं, सिर्फ थोड़े से फैक्टर्स को कंसीडर करने की जरूरत होती है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की बात करें तो स्टैटिकल टूल्स, मैनेजमेंट में भी बहुत सारे स्टैटिकल टूल्स लगाए जाते हैं जो बेस्ड होते हैं उनके प्रैक्टिस पे, साइंटिफिक वे में डेवलप करे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। हम लोग देखते हैं कि आर्ट जो होता है ना, आर्ट को बेसिकली क्रिएटिविटी को बोला जाता है, कला को बोला जाता है। जैसे अगर आप एक सिंगर है गाना गाता है तो वो उसका आर्ट हो गया, एक पेंटर है जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, अपने पेंट्स को बना रहा है, अपने ड्राइंग्स को बना रहा है, तो उसको भी हम लोग आर्ट कहते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड पर्सनल स्किल्स टू हैंडल पीपल एंड सिचुएशन इफेक्टिवली। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली अब जो अपने काम की चीज है कि जो हमारे आर्ट के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट से मैच करती है या नहीं। पर्सनल स्किल्स बोली जाती है कि व्यक्तिगत कौशल। हो सकता है कि एक ही स्कूल में एक ही गुरु से हमने क्या म्यूजिक सीखी, लेकिन म्यूजिक गाने का आप देखते हो ना तरीका सारे इंडिविजुअल्स का अलग होता है, सबका तरीका अपना अपना होता है। तो यहाँ पे पर्सनल स्किल्स की बात होती है कि व्यक्तिगत कौशल डिपेंड करता है कि जो गाना गाने वाला कैसा हो। आर्ट में मतलब व्यक्तिगत कौशल मैटर करता है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट की पढ़ाई आप सभी ने करी, लेकिन आप जब सच में जाओगे अपने वर्कर्स को मैनेज करने के लिए, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे और चीजों को मैनेज करोगे, तो सबकी पर्सनल वे होगा, सबका अपना तरीका होगा मैनेज करने का। तो ये दोनों क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट मैनर में मैच कर रहा है। नेक्स्ट होता है क्रिएटिविटी। अब जैसे ही आर्ट में क्रिएटिविटी होता है, आप देखोगे पेंटिंग्स लोग कितनी सुंदर तरीके से अपनी खुद की पर्सनल क्रिएटिविटी के साथ बना देते हैं, गाने लोग कितने अच्छे तरीके से गा रहे हैं। वैसे मैनेजमेंट में भी आप लोग अगर कोई सिचुएशन आएगी तो उसको बहुत क्रिएटिव ढंग से अपना पर्सनल बुद्धि दिमाग लगा के आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। आर्ट इन्वॉल्व कमिंग अप विद द इनोवेशन एंड ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड सिमिलरली इन मैनेजमेंट, आर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इनोवेशन इन्वॉल्व होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है। वैसे ही अपने मैनेजमेंट में लीडर्स ऑफ्टन नीड टू थिंक क्रिएटिवली टू डील विथ challenges and find new ways to improve efficiency and morale। मैनेजमेंट भी अपना एक नई तरीका डेवलप कर सकता है, मैनेजर आप हो, आप अपना एक नया तरीका डेवलप कर सकते हो कि कैसे हमारे जो लोग हैं उनका मोराल इंप्रूव हो पाए, वो मैनेज कैसे हो पाए। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब जैसे इंडिविजुअल्स का देखने का एक तरीका आर्ट में भी बिल्कुल है कि एक इंडिविजुअल अपने तरीके से वो अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकता है, देख सकता है। वैसे ही अपने मैनेजमेंट में भी क्या, मैनेजमेंट लीडरशिप आपको कौन सी करनी है, पर्सनालिटी आपकी कैसी है, इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आप व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या रखते हो। तो ये दोनों भी एकदम एग्जैक्ट तरीके से मैच कर रही। फिर एजुकेशन, आप मैनेजमेंट या फिर आर्ट में देखोगे कि आप चीजों को जो आपने पढ़ी है, सीखी है, समझी, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आर्ट में भी हम लोग क्या प्रैक्टिकली करते हैं, अब हमने म्यूजिक सीख लिया, अब हम लोग उसको प्रैक्टिकल वे में क्या गाएंगे। वैसे मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, अब रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने के, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है अब उनको सॉल्व करने के लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन
में देखेंगे मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन बिकॉज इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब मैनेजमेंट को हम लोग कुछ हद तक क्या प्रोफेशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, वन बाय वन देखते हैं। स्पेशलाइजेशन नॉलेज। अब मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन में की बात करो स्टूडेंट, प्रोफेशन को अगर करने के लिए आपको एक स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे आपको डॉक्टर बनना तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। प्रोफेशन आपको एडवोकेट बनना है तो आपको लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। फिर तो एक स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन क्या मैं आपको मैनेजमेंट करने के लिए स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत होती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। आपको अगर दुकान खोलना हो, आप पढ़े लिखे हो, आप नॉलेजेबल हो, लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत होती है क्या? क्या अभी तक ऐसा है क्या कि मैनेजमेंट वही कर सकता है जिन्होंने एमबीए किया हुआ? ऐसा नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी बातें चल रही है कि मैनेजमेंट में भी एक स्पेसिफाइड नॉलेज की अपकमिंग हो जाए। अब ऐसा बोल दिया जाए कि अब आप एमबीए करोगे तभी आप मैनेजर बन सकते हो। तो अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो अभी तक सेम आपको अगर प्रोफेशन में जाना है तो एक पर्टिकुलर आपको एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इसको भी अभी ये माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये भी चीज आ जाएगी। फिर कोड ऑफ इथिक्स, आचार संहिता की बात करिए। प्रोफेशन में हम मानते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हम यहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, हम यहाँ सर्विस मोटिव के लिए काम करने आए हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट में अभी भी अब तो बहुत सारे आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आ गए अपने मैनेजमेंट के भी अंदर। लेकिन अभी ये भी क्या कंप्लीटली एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर, अभी भी तो कोड ऑफ इथिक्स बहुत सारे फॉलो नहीं किए जाते और इस पे कंपल्सन भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये भी हो सकता है। फिर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अब दोनों में भी मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस डेवलप हो रहा है और अपना प्रोफेशन भी हो रहा है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें अगर, तो जो प्रोफेशंस हैं उसमें बहुत सारे एसोसिएशंस हैं। जैसे ऑल इंडिया लॉ काउंसिल, ऐसे करके जो एडवोकेट्स को, जो लॉयर्स को हैंडल करता है उनके लिए है। फिर ऐसे एमबीबीएस को भी हैंडल करने के लिए एसोसिएशंस है। लेकिन मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट में भी कुछ कुछ है। लेकिन क्या उनका मेंबर होना या उनकी बातें मानना या उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना जरूरी है क्या? प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ऐसी बात करी जा रही है कि और सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन आएंगे और लोगों के साथ उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर जो प्रोफेशन वाला चीज है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो प्रोफेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोफेशन के बेसिकली रूल्स हैं, वो मैनेजमेंट में फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कंपल्सन नहीं है। लेकिन हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अभी तक एनालाइज किया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन बन जाए। ठीक बात है सर। अब यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करी गई है, डिफरेंशिएशन की बात करी गई है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो पहले बेसिस, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस सिस्टमैटिक बॉडीज ऑफ नॉलेज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, थ्योरीज पे थ्योरीज अप्लाई होती है, बहुत सारी प्रिंसिपल्स होती है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है? क्योंकि पर्सनल स्किल्स की नॉलेज जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की, इंट्यूशंस की होती है। और प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, एथिकल स्टैंडर्ड्स होता है। अप्रोच, अगर हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, डेटा ड्रिवन होता है और एनालिटिकल होता है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव होता है, प्रैक्टिकल होता है और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन जो होता है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की बात करता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है और इथिक्स की बात करता है कि हम लोग इथिक्स लेके आए अपने वे ऑफ डूइंग में। ठीक है, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहां से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हम लोग आपके लिए एक शॉर्ट नोट का वीडियो लेके आएंगे कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं, अपने नोट्स को तैयार कैसे करना है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले। आपके साथी, आपके नोन में जो लोग भी सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हो, आप ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें।
विरासत एकेडमी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी को, ड्रीम कॉलेज को पाने की, जो आपके एक सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसको पूरा कराने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा है। और आपका ये सपना जरूर अचीव करके हम दोनों रहेंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए। हमारे कोर्सेज पे भी बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं न्यू ईयर पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे कोर्स को जरूर से परचेस करो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।